बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज 18 जून है, दिन है जुमेरात का। आज पाकिस्तान की दो बड़ी अदालतों में इमरान खान के 6 केसेस थे। वसीम मलिक साहब दोनों ही अदालतों में इमरान खान के 6 केसेस कवर करके आए हैं और इनका लिटमस टेस्ट जिसकी ये बात करते हैं वो एक तो पूरा हुआ है। किन केसेस में इमरान खान के लिए रिलीफ है, किन में नहीं है, ज़रा तफसील इनसे पूछेंगे। और साथ ही आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर के मामले पे कश्मीर एक्शन कमेटी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके हिमायत कर दी है एक तरह से। और साथ ही साथ दफ्तर खारजा ने भी दफ्तर खारजा में इस हवाले से एक इजलास हुआ है, उसमें भी कुछ अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं कश्मीर के हवाले से। कश्मीर एक अहम इशू है और वहाँ पे इस वक्त भी जो हालात हैं हम मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। लोग डटे हुए हैं, धरना दिए बैठे हैं। जो लेटेस्ट फुटेज आ रही है उसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, लोगों का जज्बा कमाल है। उस सिचुएशन उस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद क्या सोच रहे हैं कश्मीर के हवाले से, इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अदालतों से वैसे तो रिलीफ की उम्मीद नहीं है वसीम मलिक साहब, लेकिन एक तो लिटमस टेस्ट जो आप जिसका जिक्र करते हैं वो आज हमें नज़र आया। ज़रा तफसील से बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ क्या। अलीमा खान साहब अभी वहाँ पे आई, केपी के बजट के मामले पे भी बात हुई। ये सारी चीज़ें तफसील से हमारे नाज़रीन के सामने देखिए, मुख्तसरन मैं आपको बताऊं तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये मेरी नज़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक रिलीफ नज़र आया है। अब वो रिलीफ क्या है और मैं उसे रिलीफ क्यों समझता हूँ वो भी आगे चलकर बताऊंगा। सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान से मुलाकात करना चाहते थे बजट के मामले पर, वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। उसका तहरीरी फैसला जो है वो जारी हो चुका है और उसमें बेंच टूट गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के केसेस जो है वो आप एक किस्म का दाखिल दफ्तर ही समझिए, उस पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ कि लिटमस टेस्ट क्यों पूरा हुआ। और रिजवान गिलज़ई साहब, जो आप मसला कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, इसमें आज का जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये खिताब है ना, ये बिलावल भुट्टो जरदारी खुद को बतौर इस मुल्क की हकीकी अपोजिशन के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं हालिया कुछ अरसे से। आल्दो के वो इस हाइब्रिड निज़ाम का मुकम्मल हिस्सा है, बल्कि उसका एक बड़ा स्टेक होल्डर है। उनके फैसलों में इनकी हिमायत शामिल होती है और ये हाइब्रिड निज़ाम अब तक जो कारनामे कर चुका है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं। तो मैं तो इसे ये समझूंगा कि कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उनके मुतालबे को हाइब्रिड निज़ाम ने ही आज दुरुस्त करार दिया है और वहीं से उसकी तौसीक मिली है। तो सबसे पहले अदालतों का रुख करते हैं। गुज़श्ता रात हमने तमाम तफसील बताई थी कि कौन से केसेस थे, 3 बेंचेस थे और 2 अदालतें थी। तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। जो 8 महीने के बाद ये समाअत हो रही थी, वैसे तो अदालतें भले वक्तों में खासी टची हुआ करती थी कि उनका जो कंटेम्प्ट का मामला है या अदालत की जो तौहीन हुई है, अदालत का फैसला नहीं माना जा रहा, तो इसमें तो हमने वज़ीर आज़म को भी घर जाते देखा है। यूसुफ रज़ा गिलानी उसकी एक मिसाल है। मगर आजकल जब से बेड़ा गर्क हुआ है तो अब अदालतों को भी ये मसला ज़्यादा नहीं है। शायद वो मुँह चिढ़ा के अब कहते नहीं है, समझते यही होंगे कि तौहीन हमारी हो रही है तो मसला तुम्हें क्या है, हम जाने और हमारी तौहीन जाने और हमारी तौहीन करने वाले जाने, तौहीन महसूस नहीं कर रहे वो ना करें। हाँ। बहरहाल 8 महीनों के बाद जनाब समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। जस्टिस मजहर की सरबराही में बेंच था, तो उस पर कहा यह गया है कि जनाब जो नोटिस हैं वो हम जारी कर देते हैं। उसमें एडवोकेट ऑफिस को नोटिस हुए हैं, सुप्रीडेंट अडियाला जेल को नोटिस हुए हैं, होम डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, इन सब को नोटिस किए गए हैं। अच्छा, ये भी होता था भले वक्तों में कि जब इस तरह का मामला आता था तो उसी लम्हे आधे घंटे घंटे के नोटिस पर अदालतें इन तमाम लोगों को नोटिस करके बुला लिया करती थी। मगर अब नोटिस हुआ और नोटिस के बाद अदालत ने ये समाअत जो है वो 3 हफ्तों के लिए मजीद मुलतवी कर दी। उसके बाद डॉक्टर उस्मा खान की इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से दरख्वास्त थी। उस पर चूंकि इमरान खान साहब का वकालतनामा नहीं था तो एक एतराज़ था, एतराज़ की सूरत में वो केस समाअत के लिए मुकर्रर था। और भले वक्तों में यही हुआ करता था कि जब केस खुली अदालत में लगता था तो इतराज़ फ़ौरन दूर करके नंबर लगाकर उस पर समाअत कर ली जाती थी। लेकिन आज उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि हमारे पास वकालतनामे नहीं थे, लेकिन केस जो है वो टाइम बार्ड हो सकता था, लिहाजा हमने एक स्पेशल अटॉर्नी के ज़रिए दरख्वास्त दायर की थी। वकालतनामा अब मेरे पास आ चुका है, मैं वो वकालतनामा उसमें आपके पास जमा करवाने के लिए तैयार हूँ और साथ ही आप इस केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कीजिए। चूँकि बेंच जो है वो कह रहा है कि मैं छुट्टियों पे हूँ, अगले 2 हफ्ते नहीं हूँ, तीसरे हफ्ते इसकी भी समाअत रख लेते हैं। तो उज़ैर भंडारी साहब ने बार बार कहा, तो उन्हें कहा गया कि अगर आपको जल्द समाअत चाहिए तो आप जल्द समाअत की दरख्वास्त जो दायर कर दें। बहरहाल अदालतों ने उस पर हिदायत दी और केस की समाअत मुलतवी हो गई। सुप्रीम कोर्ट से नहीं समझे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान से मुलाकात, मुज़म्मिल असलम भी उनमें शामिल थे। वो आज खादिम सोमरो साहब ने सुना है मामला और उनको रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया है कि ये मुलाकात के हवाले से कई ऐसी दरखास्तें जो हैं वो ऑलरेडी ज़ेर इल्तवा हैं इस अदालत में, लिहाजा लार्जर बेंच सुन रहा है तो आप मुकदमा उधर भेज सकते हैं। तो उन्होंने वही किया, बेंच टूटा, तहरीरी फैसला आ गया, मुकदमा उन्होंने वहीं भेज दिया।
आल्दो चीफ जस्टिस के पास चीफ जस्टिस के पास ये भी दाखिले दफ्तर समात हो या ना हो, मुतादिद ऐसी दरखास्तें वहाँ पर पड़ी हैं। लेकिन ताजुब ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अदालतों को रिपोर्ट ना किया करें, हमारा काम रिपोर्ट करना है। अब उसके नतीजे में अगर अदालतें जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं तो वो होती रही, और मेरे ख्याल में साफ़ी का काम ये करना होता है। अब ये अपनी नौयत की मुनफरद दरखास्त थी, इस तरह की और कोई दरखास्त शामिल नहीं थी। आल्दो एट द एंड ऑफ द डे मसला इमरान से मुलाकात है, लेकिन वो मुलाकात बाकी लोग जो हैं वो किसी और वजह से करना चाहते हैं, ये जो हैं ये अपने सूबे के लिए करना चाहते हैं, बजट का मसला है। इस तरह की और कोई दरखास्त नहीं थी अदालत में, लेकिन वो हो गया। उसके बाद आते हैं जो मेरा लिटमस टेस्ट पूरा हुआ, वो है कमरा अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दिन 12 बजे के बाद समाअत, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ। हुआ ये था कि आप भी ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब की ईद उल अज़हा से कबल मुलाकात 14 मई को सुहेल आफरीदी साहब से, जिसमें 2 कमिटमेंट उन्होंने की थी। एक ये कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें सरफराज डोगर साहब जो है वो फ़ौरन सज़ा सुनाना चाहते थे, 2 मरतबा आखिरी मोहलत सलमान सफदर साहब को दी गई, वो पेश नहीं हुए। डोगर साहब का उसमें कंडक्ट जो है वो खासा हमारे लिए हैरान कुन था, वो बरहम भी थे, वो जल्दबाजी में भी लग रहे थे और इस सज़ा को हतमियत भी देना चाहते थे। उसके बाद ये हुआ कि जब मोहसिन नकवी साहब ने यकीन दहानी कराई तो केस जो है वो 18 जून को समाअत के लिए मुलतवी हो गया। आज ये लंबी तारीख डाल गई। आज मेरे लिए इसलिए लिटमस टेस्ट था कि अगर पसे पर्दा, देखिए ये कोई, मैं पहले कह दूं, सब्सटेंशियल रिलीफ नहीं है, और वो इस वजह से कि अदालतों से रिलीफ उसी सूरत मिलना है जब पीटीआई के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मामला दुरुस्त होने हैं। अब ये डिले हो रहा है तो इसका मकसद ये है बताना, ये लिटमस टेस्ट है, वो ये कि बातचीत चल रही है, वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक अभी नहीं पहुंची, लेकिन वो पॉजिटिव है, अभी वो पॉजिटिव है या उसे मजीद कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया है, जिसकी बुनियाद पर केसेस आगे चल रहे हैं। तो ये एक लिटमस टेस्ट है कि पसे पर्दा बातचीत चल रही है। अब वो गुज़श्ता 3 बरस से चलती रही है, मुताद्दिद मरतबा इनिशिएट हुई है, फिर वो ख़त्म हुई है, किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती। जब हम रिपोर्ट करते हैं कोई मुलाकात हो गई है इमरान से, कोई और काम हो गया है खान साहब के साथ, तो लोग कहते हैं कि जी ये आप बैठकर यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, तो लोगों को यकीन नहीं आता। तो इसी मकसद के लिए कि अगर ये पसे पर्दा राब्ते ना हो रहे होते, एक तो आपकी खबर थी इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात की, और दूसरी सुहेल आफरीदी साहब से जो जून जुलाई का वक्त मांगा गया था, तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए वो जो सरफराज डोगर साहब हैं, जो जल्दबाजी में भी थे, बरहम भी थे, बिल्कुल नहीं सुन रहे थे और कह रहे थे कि आखिरी मोहलत है, आज उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के मरकजी केस पे दलाइल देने का एक मरतबा तो सलमान सफदर साहब को कहा कि आप दलाइल दें, उन्होंने कहा मैं दलाइल नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि मैं पिछली 2 मरतबा क्यों पेश नहीं हुआ, वो कहते हैं कि मुझे आपके आर्डर पे एतराज था। उन्होंने बताया कि मैंने अपने वकील से जब अपने क्लाइंट से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आपने तो बरियत के मामले पर दलाइल देने हैं। फिर सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि आपकी डायरेक्शन पर मुझे इमरान खान से तो मिलने किया गया, मेरी दूसरी क्लाइंट है बुशरा बीबी, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। आज आल्दो उन्होंने दोबारा मुलाकात की इस्तदा रखी जो कि मुस्तरद कर दी गई, मगर सरफराज डोगर साहब ने एक मरतबा कहा जबकि आप 190 मिलियन पाउंड केस की, मरकजी केस की, बरियत की मामले पर दलाइल दें, सलमान सफदर साहब ने इनकार किया तो दोबारा उन्होंने नहीं कहा। और दूसरा, सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरे वकालतनामे साइन नहीं हो रहे, मैंने आपके फैसले के खिलाफ जो कि आपने सजा मुअत्तली नहीं सुननी ये फैसला किया है, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। सरफराज डोगर साहब ने वहां पर हैरान कुन तौर पर कहा कि ये बड़ा जायज़ मुतालबा है आपका, अच्छा, और ये मुतालबा इनका पूरा होना चाहिए। अगर वो हमारे फैसले के खिलाफ किसी फोरम से रजू करते हैं तो इनका पूरा हक है। अच्छा। फिर उन्होंने कहा एडवोकेट ऑफिस कहाँ है, हमने ऑर्डर दिया था कि दस्तखत करवाए जाए वकालतनामे, और फिर फाइनली ये हुक्म दिया कि 7 रोज के अंदर दस्तखत करवाएं और आप मुताल्लिका फोरम से रजू करें, और केस की समाअत जून के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी, कोई तारीख नहीं दी गई। तो बहरहाल अगेन ये 10 रोज की भी मेरे लिए, 10, 12 रोज, 15 रोज की भी मेरे लिए लंबी तारीख इसलिए है कि जहां ये तय कर लिया जाए कि आप इमरान खान की सजा को हतमियत देने जा रहे हैं, तो वहीं अगेन मैं कह रहा हूं ये कोई सब्सटेंशियल रिलीफ नहीं है, ये बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट की जाती है आजकल पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम में भी। और इस किस्म का रिलीफ जो है वो मेरे नज़दीक इसलिए अहम है कि पसे पर्दा बातचीत चल रही है, वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन को कल को पहुंचती है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। सही है, यानी एक चीज़ तो ये तय हो गई कि जो मोहसिन नकवी साहब ने वादा किया था उस वादे के मुताबिक वो केस आगे ही जा रहा है। इतना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा यानी उनके मुतालबात माने गए, लेकिन अगेन वही इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा, उसके ऊपर जो है वो अभी किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। लेकिन जो इमरान खान से बराह रास्त बातचीत, वो कल भी हमने वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि उसकी मज़ीद तफसीलात भी सामने आना शुरू हो गई हैं, और इससे ये इंडिकेट होता है कि चलें चीज़ें कोई राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब बात करते हैं जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज तो कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब भी किया। इस बजट को बाकायदा सपोर्ट करके
उसमें हुकूमत को, इससे पहले भी जो बजट पेश किए हुकूमत ने, जो आज सूरत हाल बनी है, बिलावल भुट्टो जरदारी इसका पूरा पार्ट एंड पार्सल रहे। लेकिन आज उनकी पूरी स्पीच हमने सुनी तो वो बजट के खिलाफ थी। उन्होंने कहा जी पेट्रोलियम लेवी हमने 2010 में जब सैलाब आया था तो उसके बाद लगाने का फैसला किया था, वो एक वक्ती एडजस्टमेंट थी, लेकिन आज तक वसूल की जा रही है, उसमें सूबों को ऐसा नहीं दिया जा रहा। एक चीज़ यहाँ पर ये देखें, वैसे अब ये ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा भी हो गया है और उसके जैसे ही ये मुआहदा हुआ है, आलमी मंडी में पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत नीचे चली गई हैं। यानी जब ये जंग शुरू हुई थी तो $73 फी बैरल की प्राइस चल रही थी आलमी मंडी में, और जिसके मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 270 रुपये के अराउंड। अब वो वापस उसी जगह पे कीमतें आलमी मंडी में चली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कीमतें नहीं कम हुई हैं। और ये जो हुकूमत वसूल कर रही है, ये इजाफी कर रही है, उसमें लेवी कर रही है। लेवी को सपोर्ट करने के बाद भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। ये बहरहाल इनकी एक तुम कत्ल करो या करामात करो वाली बात है। अब एक तरफ हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत की सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है। कश्मीर की कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसको उसी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कलअदम करार दिया, दहशतगर्द करार दिया, उनके खिलाफ ऑपरेशन किए। अब भी आज किसी सहाफ़ी ने लिखा हुआ था, अफसार आलम साहब ये कह रहे थे कि जुमे के दिन जो है वो बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज ये भी कह रहे हैं कि जी वो 12 नशिस्तें ख़त्म होनी चाहिए, कश्मीर एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है वो जायज़ है। और साथ ही फिर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ये कह रहे हैं कि जी जो भी जॉइंट एक्शन कमेटी ये कर रही है, ये कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रही है, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उठ जाएं, अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर आपको, यानी उन्होंने दूसरी तरफ एक धमकी भी दी है। एक तरफ कह रहे हैं कि उनके मुतालबे जायज़ हैं, दूसरी तरफ उनकी धमकी भी है। एक तरफ कहते हैं बातचीत से मसला हल करो, दूसरी तरफ ऑपरेशन की हिमायत भी कर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं, ये कर क्या रहे हैं? और वजारत खारजा में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की गोद में भी बैठना है, हाँ, उनके तवस्सुत से वज़ीर आज़म भी बनना है, हुकूमतें भी लेनी हैं, ओहदे और मरात भी लेने हैं। उनसे वो सदीक जान साहब ने एक नई टर्म ईजाद की थी, सियासी तलाक या इस तरह से क्यों कहते थे, उनसे सियासी तलाक भी नहीं लेनी, लेकिन साथ में जमहूरी भी बनना है, साथ में आइन और कानून का लंबरदार भी बनना है। तो पीपल्स पार्टी इसके दरमियान कहीं फंस के रह गई है। नून लीग ने तो फैसला कर लिया कि हम आपकी गोद में बैठे हैं, आप हमें धक्के भी देंगे तो हम आपके पाँव से चिमट जाएंगे, आपसे दूर नहीं जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पोर्ट्रे ज़रूर करते हैं भारत। आज का उनका खिताब, उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, आप इकॉनमी और बाकी मामलात पे आपने डिस्कस कर लिया। मेरे नज़दीक ये गैर मामूली था। जो आपको आइंदा की पेशरफ्त के बारे में बता रहा है, उसमें तो मुझे एक आइनी तरमीम भी होती नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इस ऐवान में मुजफ्फराबाद और गिलगित के नुमाइंदे बैठे हुए देखना चाहता हूँ, जो कि आपकी एक आइनी तरमीम के ज़रिए आप उन दोनों जो इस वक्त वो एक बल्कि आपका फॉरेन जो मिनिस्ट्री है वो खुद कहती है, DGISPR साहब कह चुके हैं, अदालतों में ये लोग मुख्तलिफ केसेस में जवाब दे चुके हैं कि ये मुतनाज़ा टेरिटरी है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन अब आप उनको एक अबूरी सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए हिस्सा बनाएं और उसके बाद आपका जो पूरा कश्मीर कॉज है, आपका जो पूरा एक नैरेटिव है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। यानी जो कश्मीर इंडिया के पास है वो उसके पास रहे, जो उसने कब्जा कर लिया है, जो उसने उसकी खसूसी हैसियत तब्दील कर ली है, बदले में आप भी वही करने लगे हैं। तो ये एक मुझे मुमकिन मंजरनामा जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरा उन्होंने आज ये कहा, देखिए एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो आपने बताया कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उठ जाए और ये वो, साथ ही वो कह रहे हैं कि वो जो उनका 12 नशिस्तों का मुतालबा है ना जी, वो बड़ा जायज़ है, वो 12 नशिस्तें ख़त्म होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर किसी एक सूबे में उसकी टोटल में से आधी नशिस्तें बराह रास्त ऐसी हों जो सूबे से बाहर हो, तो कोई सूबा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर उन्होंने एक तजवीज़ भी दी कि इन बराह रास्त 12 महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों को मखसूस नशिस्तों में तब्दील कर दिया जाए। ये तजवीज़ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी दे चुकी है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि वो गलत बैठे हैं। तो उनका तो मुतालबा यही था जो बात आप कर रहे हैं। तो जो बात आप कर रहे हैं वो कहते हैं ना कि किस तरह से है कि यजीद से भी दोस्ती और हुसैन को भी सलाम, तो आप तो वही काम सारा कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में देखिए, उसके बावजूद भी फैसल मुमताज राठौर साहब है खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी और का फैसला था, हाँ जी, हमने उससे इत्तेफाक किया। वो किसका फैसला था हम सब जानते हैं। और फिर कहते हैं ना इंटेलिजेंस एजेंसीज, आज उन्होंने इंटरव्यू दिया आज़ाद सईद साहब को कि ना इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे अंडर है, ना IG हमारे अंडर है, ना चीफ सेक्रेटरी हमारे अंडर है। जी, तो वो एक्सपोज कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वही काम किया, लेकिन ये 12 नशिस्तें ना मुस्लिम लीग नून ख़त्म करना चाहती है, ना इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म करना चाहती है, बल्कि वो आज शबीर डार साहब है, उन्होंने खबर दी कि वजारत खारजा ने एक अहम इजलास को ब्रीफिंग देते हुए वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर में 12 महाजरीन नशिस्तों का मामला महज आइनी या इंतज़ामी नोयत का नहीं, बल्कि बराह रास्त तनाज़ा कश्मीर और पाक भारत ताल्लुकात से जुड़ा है। लिहाजा इन नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा किसी सूरत ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। अब जिस इजलास का वो नाम ना लें और जो अहम इजलास हो, तो वो हम सब जानते हैं कि वो कैसा इजलास होगा।
तो अब वजारत खारजा के जरिए भी ये ब्रीफिंग दिलवाई जा रही है, मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है, और आपका भी फैसला है कि रियासत बाप बन जाएगी, रियासत कुचल देगी सबको आगे बढ़ते हुए। लेकिन ये 12 नशिस्तें ख़त्म नहीं होंगी। वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये मुतालबा मेरे नज़दीक खासा अहम है और इसकी खासी अहमियत हम आगे अगले आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जनाब एक बड़ा काम कर दिया कश्मीर के मामले पर। उन्होंने आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, पार्टी टिकट जारी कर दिए वो नवाज शरीफ के दस्तखत से। जी हाँ। अच्छा, आप ये फुटेज देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी स्क्रीन पे भी दिखाएं। ये सोबान इफ्तिखार राजा साहब हैं, ये इस्लामाबाद में उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक है। वसीम मलिक साहब, ये मनाजिर पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखे गए। धरने हुए, यहाँ पे एहतजाज भी हुए, उनमें ख़वातीन की शिरकत भी हुई, लेकिन ये पूरा ग्राउंड है और इसके अंदर हर तरफ आपको ख़वातीन नज़र आ सर, रही है। ये दरेक का एक मुकाम है, वहाँ पर एक जो धरना है, जो काफिला धरने में बदल गया। पूरे पूंछ सेक्टर में, नीलम वैली में, हर जगह 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 धरने हैं, क्रैकडाउन जारी हैं, पूरा आज़ाद कश्मीर बाहर है। ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये भी दहशतगर्द हैं, ये नन्हे बच्चे, ये भी दहशतगर्द हैं। उनके पीछे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले कश्मीरी, वो भी दहशतगर्द हैं। ये सुभान साहब वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत भी करे। ये भी कौम इस्लामी के खिलाफ खेल रहे हैं, हम भी बैठकर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो सर, कल रात मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ एक नंबर से, अननोन नंबर से, और वो कश्मीर से, वहाँ से किसी तरह उस बंदे ने मैसेज किया और उन्होंने कहा पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बड़ा दर्दनाक था और उसके अंदर जो पोर्ट्रे की हुई थी चीज़ें वो अन एक्सप्लेनेबल हैं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि इस चीज़ के ऊपर आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि आज कश्मीर में बलूचिस्तान से जो आवाज़ें उठ रही हैं उससे ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ें उठ रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। वो एक कश्मीरी था और वो ये दर्द रख रहा था कि ये जो आवाज़ें हैं ये अच्छी नहीं हैं, ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और वो बड़े तफसीली मैसेजेस थे और बड़े दर्दनाक थे। लेकिन एक चीज़ है वसीम मलिक साहब, ये भी सबसार आलम ने कहा भी है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी तकरीर के अंदर कहा है कि जुम्मे को, उसने जुम्मे को तो नहीं कहा, सबसार आलम साहब ने जुम्मे को कहा है, लेकिन बिलावल की स्पीच से नज़र आया कि ये फैसला कहीं ना कहीं हो चुका है कि बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है वहाँ पे। बलूचिस्तान में कितने ऑपरेशन हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कितने? मैं आपको बताऊं, बड़े से बड़ा ऑपरेशन ना इस दरेक के ईदगाह मुकाम पे हो चुका है। इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है, नहीं रिपोर्ट किया जा रहा, रोजाना की बुनियाद पे क्रैकडाउन हो रहे हैं। ना तो ये मुरीद के है, ना ये 26 नवंबर है, ना ये डी चौक है। अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं जा रहे वापस। लोग, आप इन एनी शाहिदीन के इंटरव्यू सुने जिन्होंने खुद वहां पर क्रैकडाउन होते देखा है, उसके बावजूद भी घरों में जाने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या ये मनाज़िर जो सुभान, तो इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि खुदा ना करे कि हमें किसी खौफनाक इंसानी अलमिये का सामना करना पड़े, उससे पहले सैनिटी प्रिवेल हो जाए। अल्लाह करे जी, सैनिटी प्रिवेल हो। हमारे वीडियो के एंड पे यही दुआ करते हैं। और वो एक फैज़ अहमद फैज़ का शेर है, कोई ठहरा है लोगों के मुकाबल तो बताओ, कहाँ है जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। ओके। तो जब ताकत होती है तो बड़ा नाज होता है। वो जैसे एक है कि ये, मैं शेख सादी का शायद कौल है कि मैं ये तो मान सकता हूँ कि इंसान शराब पिए और उसको नशा ना चढ़े, लेकिन ये नहीं मान सकता कि इंसान इक़्तिदार में हो और उसको नशा ना हो। तो इक़्तिदार के नशे में इस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं। अल्लाह करे कि सैनिटी प्रिवेल हो और पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए आसानियाँ हों। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।